अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हम टॉपिक या कोर्स कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज़ ए प्रोग्राम ऑफ इनकरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इटसेल्फ क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो इटसेल्फ क्या होता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल आइटम्स। कोई भी आप एसेट बाय करते हैं, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी बाय करते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बाय करते हैं जिसकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होती है। और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हम बिजनेस को रन करने के लिए इनकर करते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये विद इन द फाइनेंशियल ईयर होता है और एक करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जबकि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये आपका आने वाले सालों में भी इसका जो आपको होता है अर्निंग कैपेसिटी होती है, इसकी आपको वहाँ से अर्निंग आप अर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक क्रिकेट स्टेडियम की हम बात करते हैं तो अगर उसके अंदर हमारे पास कोई 25,000 लोगों के बैठने की जो कैपेसिटी है, तो अगर हम उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, मीनिंग देता है अगर वहाँ पे हम कुछ कुछ सीट्स ऐड करते हैं तो वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर पहले 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, अब उसमें 35,000 की कैपेसिटी होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसी एक्सपेंडिचर की हम तज़ीन और आइश करें, उसकी रेनोवेशन करें, जिस अब लेकिन तज़ीन रैश करने से या उसकी जो है रेनोवेशन करने से क्या उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 25,000 से बढ़ नहीं जाएगी, वो उतनी ही रहेगी। तो उससे उससे उसकी ब्यूटी में जो होगा इंक्रीज होगा, उससे इसकी अर्निंग कैपेसिटी के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो हम जो इसको देख लेते हैं फॉर्मली। So capital expenditure is basically what is capital expenditure is a program of capital expenditure covering several years। हम जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उसको हम आने वाले सालों में उसको क्या करेंगे, उसको अकाउंट फॉर करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको डेप्रिसिएट करते रहेंगे। उसको हम एक ही साल में डेप्रिसिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो एक साल के लिए नहीं होती, वो आने वाले कई सालों के लिए होती है। मीनिंग दे बाय एनी अमाउंट इनकर्ड to purchase a non-current asset is what is a capital expenditure। So non-current assets जो होते हैं वो क्या होते हैं, non-current assets are distinguished from the current assets by the following characteristics they have। they are long term in nature, वो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होंगे। दे आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर रीसेल। जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय करते हैं वो इस नीयत के साथ नहीं करते कि हमने इसको रीसेल करना है, क्योंकि अगर किसी अच्छा अगर किसी बिजनेस का काम ही नॉन करंट एसेट्स को बाय करना देन सेल करना और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्निंग करना है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज की और 15 दिन बाद हमें एक अच्छा क्लाइंट मिल गया, हमने उसको सेल कर दी, देन हमने कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कोई और बिल्डिंग या हमने कमर्शियल फ्लैट हमने जो है वो बाय किया, देन उसको बेच दिया। तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, ये दूसरा जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो नहीं है आपका हो सकता। So the capital assets are long term in nature. They are not normally required for resale, and they capital expenditures could be tangible or intangible। देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपकी जो गुडविल होती है वो आपकी इनटेंजिबल होती है। सो जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और जो आपके इनटेंजिबल्स होते हैं उनके ऊपर आपकी मोनेटाइजेशन आपकी चार्ज होती है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर्स are used to generate income directly or indirectly for a business। Capital expenditures are not normally liquid assets, not easily and quickly converted into cash without a significant loss in value। जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई भी प्लांट एंड मशीन को लेंगे तो उसको आप इजीली इतनी आसानी से बेच नहीं सकते कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है 24 आवर्स के अंदर आप इसको सेल कर सकें। इसके लिए ज़ाहिर आपको इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। किसी भी अगर ये कोई प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू इसमें जाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर तो ये प्लांट एंड मशीनरी है तो बिलीव मी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसकी जो आपको कभी भी इसकी 100% वैल्यू आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर वियर एंड टियर चल रहा होता है, डेप्रिसिएशन चल रही होती है। सो आपको कभी भी इसकी अपनी जो है ना रियल वैल्यू नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड
लैंड एंड बिल्डिंग एंड जो है उसके अंदर ये ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कभी भी आप जो है ना वो डिप्रिशिएट नहीं होती, लैंड कभी भी डेफिसिट नहीं होती, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हमेशा अप्रिशिएट ही होती हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो भी आप बाय करते हैं, कोई आपके घर, कोई कमर्शियल फ्लैट, वो हमेशा आप जो है ना चीप प्राइसेस पे ही आप बाय करते हैं, चीप ही बेच देते हैं। मतलब अब आप चीज़ सस्ती ही खरीदते हैं, सस्ती ही बेच देते हैं। वो आपके जब आप खरीदेंगे आपको तब महंगी लग रही होगी, लेकिन जब आप बेचेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद हमने बहुत सस्ती बेच दी। तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस। अगर हम इसको फ्लो चार्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्टिंग्विश करें कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ, या इसको इन कंपैरिजन करें, तो हम देख सकते हैं कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन बिजनेस नॉट फॉर रीसेल। अगेन वही बात है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के पर्पज के लिए खरीदी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल तो दैट वो आपका अदर बिजनेस होगा, वो आपका प्रॉपर्टी बिजनेस होगा। एक्सपेंडिचर्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स एम्ड एट इंक्रीजिंग देयर अर्निंग कैपेसिटी, ये हमने इससे पहले एग्जांपल एक डिस्कस की कि अगर आप क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सीटिंग कैपेसिटी को 25,000 से 35,000 कर देते हैं, या 25,000 से 30,000 कर देते हैं, तो वो जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है 5,000 की या 10,000 की, ऑब्वियसली अब आपके टिकट्स जो है 5,000 10,000 ज्यादा बिकेंगे, उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दैट इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। whereas the revenue expenditure is expenditure on the current assets, पहली बात। then expenditures relating to the nature of the business as administration cost, such as administration cost या finance cost। इसी तरह expenditures on maintaining the nature maintaining the earning capacity of non current assets। जब मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी है, इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। उसी क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं जिसको आपने रेनोवेट किया है, जिसकी आपने तज़ीन और आराइश की है ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, दैट इज व्हाट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन capital expenditure is long term in nature as the business intends to receive the benefits of the expenditure over a long period of time। ठीक है, अब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में या नॉन करंट जो एसेट्स होते हैं आपकी, जब आप उसमें करते हैं तो वो क्या होता है कि उनका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में मिलता है। सारा बेनिफिट आपको कभी भी एक साल में नहीं मिल जाता, इसलिए कभी भी किसी नॉन करंट एसेट्स की जो आप डेप्रिसिएशन होती है आप एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, वरना अगर पहले साल में आप उसको राइट ऑफ कर देंगे तो आपका बिजनेस जो होगा मोस्ट प्रोबेबली वो लॉस में चला जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स फॉर द करंट accounting period and is used to generate revenue in business। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं और इस बिजनेस को रन करने के लिए ये इनकर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फोरकास्ट कैसे करते हैं। और कैपिटल बजटिंग जैसा कि देखिए ना, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको आप एकदम से इनकर नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। उसके अंदर प्रॉपर आपको जो इन्वेस्टमेंट की जो अप्रेजल्स टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, और वैसे भी कॉर्पोरेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये जो होते हैं पार्ट ऑफ क्या होते हैं, कैपिटल स्ट्रेटजी होती है। ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने ये देखना होता है कि आपने अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है तो उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। फोरकास्ट उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लिए, आप उसको फाइनेंसिंग किधर से करेंगे। क्या आप उसको अपने बिजनेस के अंदर से फाइनेंस करेंगे, क्या उसको आप बैंकिंग से फाइनेंस करेंगे, या किसी आप लेंडर से उसको फाइनेंस करवाएंगे। नंबर 2, जब आपके पास सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट ये देख लिया कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है, देन उसका जो नेक्स्ट उसका टारगेट होता है वो उसने ये देखना होता है कि हमने जो नॉन करंट एक्सपेंडिचर करना है या नॉन या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसकी नेचर क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास सूटेबल प्रोजेक्ट्स क्या है। हमने जो है होटल इंडस्ट्री में काम करना है, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, हमने जो है स्टॉक कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है, हमने ये जो एक्सपेंडिचर करना है हम उसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे सूटेबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं। प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। फिर वही जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हम उनको क्या करेंगे, उनको अप्रेज करेंगे। अप्रेज करेंगे मतलब उन प्रोजेक्ट्स को हम एवेलुएट करेंगे। अब जो प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स हैं
या जो प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स हैं, या इसको आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स या टेक्निक्स भी कहते हैं, वो कौन सी हमारे पास होती हैं? चार होती हैं। एक हमारे पास होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR, या आप इसको रोस भी कहते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर टू जो अप्रेजल टेक्निक होती है वो होती है आपकी पे बैक पीरियड होता है। नंबर तीन जो आपकी होती है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में आपके पास आ जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह जो फोर्थ वन जो इसकी इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल टेक्निक होती है वो इसमें आ जाती है आपके पास IRR, या इसको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। सो ये चार अप्रेजल मेथड्स होते हैं। अब ये चारों अप्रेजल मेथड जो है उन जो आपने किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं सुटेबल प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। देखा जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, फिर उसको आप डिसाइड करेंगे। देन आप करेंगे सिलेक्ट एंड अप्रूव द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब जब आपने इन चारों अप्रेजल टेक्निक्स को उन सुटेबल आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया, तब आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स कौन सा दे रहा है, सबसे बेस्ट जो है प्रॉफिट्स कौन दे रहा है। देन मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर वंस आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इस प्रोजेक्ट को करना है, से कि प्रोजेक्ट ए को करना है, क्योंकि इस पे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स है वो सब इस पे ऊपर पॉजिटिव आ रही हैं, तो उसको आप जब आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप यू शुड गो फॉर एक्सपेंडिचर से ऑन प्रोजेक्ट ए। देन आपने क्या करना है, एट द एंड क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपने कंपेयर करना है एक्चुअल एंड प्लान एक्सपेंडिचर को। फॉर एग्जांपल हमने ये प्लान किया था कि हमने प्रोजेक्ट ए के ऊपर हमारे को 10 मिलियन का एक्सपेंडिचर होगा, तो ये तो प्लानिंग किया ना हमने। हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स के थ्रू हमने देखा कि प्रोजेक्ट ए जो था हमारे लिए सूटेबल था, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जो कॉस्ट आनी वो 10 मिलियन की आनी थी फॉर एग्जांपल। तो जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, अब हमने देखा कि जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, क्या वो ज़्यादा आया है, क्या वो कम आया है। हमने उसको रिजल्ट्स को कंपेयर करना है विद द प्लान फिगर्स के साथ। फिर हमने देखना है कि प्लान स्पेंडिंग के साथ उसके अंदर कितना कोई वेरिएंस आ रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेट करना है डेविएशंस को कि भाई क्यों डेविएशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मिलियन का प्लान किया और उसका 12 मिलियन का हो गया है, तो ऑब्वियसली ये एक मैनेजमेंट के लिए एक सोचने का लम्हा होगा कि भाई 2 मिलियन का एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स को यूज करते हुए भी हो गया, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या हुआ, कि क्या प्राइसेस बढ़ गई, क्या इसके अंदर किसी ने किक बैक से या करप्शन का कोई एलिमेंट तो नहीं आ गया, एंड थिंग्स लाइक दिस। एंड मॉनिटर करना चाहिए उसके बेनिफिट्स को फ्रॉम द प्रोजेक्ट ओवर टाइम। ज़ाहिर है जब हम कॉस्ट को फोरकास्ट कर रहे होते हैं तब उसके बेनिफिट्स को भी फोरकास्ट कर रहे होते हैं। अगर हमने ये देखा कि कॉस्ट उसकी प्रोजेक्ट ए की 10 मिलियन से 12 मिलियन पे चली गई है, फिर आने वाले सालों में हम ये भी देखेंगे कि जो हमने इसके बेनिफिट्स या जो हमने इसकी इनकम को फोरकास्ट किया था आने वाले सालों में, क्या वो वाकई उतनी है। क्या अगर हमने इसको फोरकास्ट किया था कि ये हमें 1 मिलियन की एनुअल इनकम होगी अप टू 5 ईयर्स तो या 10 ईयर्स, तो क्या वो हमें 1 मिलियन हो रही है, या उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है और अब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम जो है से कि वो 7 लाख या 8 लाख आ रही है। तो ये तमाम वेरिएंसेज होते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिग आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। So when a proposed capital project is evaluated, the costs and benefits of the projects should be evaluated over its foreseeable life. This is usually the expected useful life of non-current assets to be purchased, which will be several years. This means that estimates of future costs and benefits call for long-term forecasting. यही चीजें हमने अभी से पहले डिस्कस की हैं। A typical capital project involves an immediate purchase of non-current asset. The asset is then used for a number of years, during which it is used to increase sales revenue or to achieve savings in operating cost. There will also be a running cost for the asset. जाहिर है जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर करेंगे, कोई भी प्लांट एंड मशीन को हम बाय कर लेंगे, तो उसकी जो रनिंग कास्ट, अब आपने उसको बाय कर लिया, अब उसने फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस रन तो करना है। जब आप रन करेंगे उसकी वेरेंटियर होगी, आपको उसके ऊपर जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको आपको रन करना पड़ेगा या इनकर करना पड़ेगा, during which it is used to increase sales revenue or to achieve savings in operating costs. There will also be a running cost for the assets at the end of the assets commercial useful life. If might have residual value, for example, it might be sold for a scrap or in a second hand market. Items such as motor vehicles and printing machines often have a significant residual value. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको 1 मिलियन की परचेज की है और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, वो 5 ईयर्स होती है। अगर उसके ऊपर रेट डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल 20% होता है व्हीकल्स के ऊपर,
तो अगर 5 साल के बाद हमने बुक्स में फोरकास्ट किया कि उसकी जो बुक वैल्यू या उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू आती है वो आती है आपके पास से कि 100,000 आती है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। आप अगर उसकी कॉस्ट 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में से 100,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 900,000। और उसकी यूजफुल जो फॉर एग्जांपल अगर उसकी यूजफुल लाइफ अगर 10 ईयर्स है, यूजफुल लाइफ समझो 10 ईयर्स है, तो हम 900,000 को 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो क्या होगी, 90,000 की। सो जो भी रेजिडुअल वैल्यू होती है या जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम उसकी किसी कॉस्ट में से माइनस करते हैं, और जो उसके पीछे उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, तो देन हमारे पास क्या आ जाता है, उसका डेप्रिशिएबल फिगर आ जाता है पर एनम का। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें जो बुनियादी इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है, तो प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। इससे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो मेथड्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रोस है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पे बैक है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, या वो IRR है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम इंशाल्लाह हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ क्वेश्चन के साथ उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूँ। कहीं से भी पढ़ें, अच्छी बुक से पढ़ें, ऑनलाइन लेक्चर्स के और टीचर्स के भी लें अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स अप्रेजल मेथड्स या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स। तो क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, आप मुझे बताएं, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।